स्टूडेंट्स, तो आवेशित छड़ द्वारा विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हमने चर्चा की थी और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक अर्ध अनंत छड़ हो या अर्ध अनंत तार हो, तार बोल लो या छड़ बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, और अनंत छड़ हो, तो उस ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करेंगे। हमें फॉर्मूला तो पता ही है, हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमने क्या क्या लगाया था। वो दोनों फॉर्मूले हम एक बार फिर से लिखेंगे। आपको मैं आशा करता हूं कि अभी तक ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे और ऐसे याद हो गए होंगे कि आप इसको भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, चलो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था, मैं छड़ बना रहा हूं फिर से। यहां पर आपके पास ये छड़ थी, ठीक है। अगर मैं किसी बिंदु इस पर, इसकी लैम्डा कूलम प्रति मीटर, इसका आवेशी घनत्व था, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट P है मेरे पास, अगर ये एंगल θ1 बना रहा है इधर से और इधर से बना रहा है एंगल θ2, ठीक है। ऊपर कितना लिया था हमने, θ1 और नीचे θ2, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई थी। तो आपको पता था कि इसके दो घटक आएंगे। पहला घटक आएगा E परपेंडिकुलर यानी कि लंबत्व, और दूसरा आएगा E समांतर, ठीक है। E लंबत्व कितना आया था हमारा, K लैम्डा बटे D साइन θ1 प्लस साइन θ2, बोलते जाओ साथ साथ। और E पैरेलल कितना आया था, K लैम्डा बटे D cos θ2 माइनस cos θ1। ये दो फॉर्मूले हमारे पास आए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था। और आपको इनको साथ में लिखते हुए चलना है, ठीक है। याद करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है। बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, सवाल करते रहोगे इनके ऊपर तो आपको आसानी से इनको याद कर पाओगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं, एक सवाल भी हमने इसके ऊपर कर लिया था। एक 60 डिग्री लिया था ऊपर और नीचे 30 डिग्री लिया था, और मैंने आपसे पूछा था कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ई लंबवत भी बता दो और ई समांतर बता दो। आपने बता दिया था अच्छे से मुझे। चलो आगे देखते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा तार है या ऐसी छड़ है जो कि अर्ध अनंत है, मतलब एक तरफ से अनंत पे जा रही है, ठीक है, एक तरफ से अनंत पे जा रही है, और जिस बिंदु पे हमें निकालना है, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, वो बिंदु d दूरी पर कुछ इस प्रकार है, ठीक है। P बिंदु मान लिया मैंने, और वो d दूरी पर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि E की वैल्यू बताओ, E का मान बताओ। यहां पर E होगा, उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि θ1 कितना है और θ2 कितना है। थोड़ा सोचो क्या होगा, θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, सोचो इस बात को सोचो जरा। अच्छा, θ2 की बात करते हैं पहले, θ2 की बात करते हैं। θ2 कितना होगा, 0, बिल्कुल नीचे है ना ये पॉइंट, बिल्कुल नीचे बिंदु है, तो θ2 तो कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो θ2 की वैल्यू तो मुझे पता चल गया कि कितनी है, 0 डिग्री। अब बात करते हैं θ1 की बात करते हैं। तो क्या होगा, मान लो आप इस बिंदु पे खड़े हो, ठीक है, यहां इस बिंदु पे आप खड़े हो, आप इस पॉइंट को देखना शुरू करोगे, यहां से देखना शुरू करोगे। तो कितने से देखना शुरू किया आपने, 0 डिग्री से। 0 डिग्री से आपने देखना शुरू किया है, और आप ऊपर की तरफ देखो तो कितना ऊपर देखोगे, देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे आप देखोगे, तब आप कह सकते हो कि आप अनंत को देख रहे हो, ठीक है। दिखेगा तब भी नहीं, अनंत को देख ही नहीं सकते हम, लेकिन वहां कोण कितना होगा मेरे लिए, वो कोण हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो मैं क्या कहूंगा, θ1 जो है वो कितना है, 90 डिग्री, या π/2 में उसको लिख सकता हूं, ठीक है। θ1 मिल गया 90 डिग्री, θ2 मिल गया हमारे पास 0 डिग्री। अब क्या है, अब तो फॉर्मूले लगाने हैं और घटकों का दिशा देखनी है कि किस दिशा में घटक आएंगे। एक घटक आएगा इस दिशा में, जिसको हम बोलेंगे E लंब, और ये आएगा E समांतर, ठीक है, E पैरेलल। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, E लंब की, K लैम्डा बटे D, हाँ के ना। और अंदर क्या लिखूंगा, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 क्या होता है 1, और साइन 0 क्या होता है 0। तो मेरे पास क्या बचेगा यहां से, K लैम्डा बटे D, हाँ के ना। चलो यहां पे आते हो, E पैरेलल कितना आएगा, वही K लैम्डा बटे D cos θ2 माइनस cos θ1। तो θ2 क्या है 0, तो cos 0 माइनस cos 90 कितना आएगा, ये आएगा आपके पास K लैम्डा बटे D cos 0 1 हो जाएगा और cos 90 0 हो जाएगा। तो ये भी K लैम्डा बटे D के बराबर आ गया। ये कुछ स्थिति ऐसे है कि E लंबवत इधर है और E समांतर इधर है, तो आपको कुल बताना है। तो कुल किधर आएगा, कुल इनके बीच में होगा, इसके बीच में आएगा, जो कि इस प्रकार से होगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो मान आएगा वो √2 K लैम्डा बटे D आएगा। ये √2 कैसे आया, ये आपको समझ में आनी चाहिए चीज,
ठीक है, दो सदिश हैं, दोनों लंबवत हैं आपस में। अगर दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं और हमें उनका अगर परिणाम निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का रूट। अब ये दोनों बराबर भी हैं, चलो मैं लिख ही लेता हूं इसको एक बार। तो ई क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर थे हमारे पास, ई परपेंडिकुलर ई बराबर आए थे, तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, कि रूट टू ई परपेंडिकुलर या पैरेलल, कुछ भी लिख लो इसको, या फिर डायरेक्ट लिख लो रूट टू के लेमडा बटे डी। यही तो हमारा आया है यहाँ, यही तो आंसर आया है हमारा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु P पर अगर इस प्रकार से हमारा आकार हो, इस प्रकार से स्थिति हो, तो कहां पर हमें कितना E मिलने वाला है ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हुई हमारे अर्ध अनंत एक छड़ की, जिसमें एक समान घनत्व वाला आवेश है। ठीक है, ये कैसी छड़ है, एक समान घनत्व वाली छड़ है और अर्ध अनंत है, एक तरफ से ये अनंत को छू रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी छड़, ऐसी एक समान आवेशित छड़ जो कि दोनों तरफ से ही अनंत को छुएगी, जो कि दोनों तरफ से अगर अनंत को छुए तो उसमें क्या होगा, वो हम कैसे करेंगे, उस चीज को देखते हैं। आइए, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूं। अब आशा करता हूं आपको अभी फिर से एक बार याद आ गया होगा, है ना। हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अर्ध अनंत छड़ है, अनंत छड़ है, तो अब उसमें हम किस प्रकार से पता करेंगे कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो कितना आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो देखो, ये छड़ है, ऊपर से भी अनंत पर है और नीचे से भी अनंत पर है, और आपको ये बिंदु P पर आपको पता करना है कि कितना इसका विद्युत क्षेत्र होगा, कितना इसका विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ क्या ना, बात समझ में आई। चलो, अब ये P पॉइंट लिया है आपने और इसकी दूरी हमने मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, ये D दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ये एकदम बढ़िया मस्त डी दूरी पर रखा है। आपको बताना है कि यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ई की वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार से करोगे, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको θ1 पता होना चाहिए और θ2 पता होना चाहिए। तो θ1 किस प्रकार से निकालोगे, आप इस बिंदु पे खड़े हो और देखो ऊपर की तरफ, कितना देखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल 90 डिग्री पे देखोगे, बिल्कुल 90 डिग्री तक चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये θ1 कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री पर देखने पर आप अनंत को देख तो फिर भी नहीं पाओगे, लेकिन ऐसा हम बोलेंगे कि 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है। ठीक है, चलो, और θ2 की बात करें तो फिर से इसी बिंदु पे हम खड़े हो जाते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ, नीचे अनंत कहां दिखेगा हमें, जब θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। θ2 कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमें θ1 भी मिल गया और θ2 भी मिल गया, हमें कितना कितना मिल गया, 90 डिग्री। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ई लंब आ रहा है इधर, ई लंब इधर आ रहा है। ठीक है, और फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ई पैरेलल जो आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, अब पहले मैं ई पैरेलल की, ई समांतर की बात करता हूं। क्यों, देखो कितना आएगा, के लैम्डा बटे डी cos θ2 माइनस cos θ1। तो cos 90 माइनस cos 90, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूले से 0। कितना आ गया, 0। तो अगर मेरे पास अनंत छड़ है या अनंत तार है जो कि एक समान आवेश घनत्व वाला है, तो उसके ऊपर जो ई समांतर आएगा उसका जो मान होगा वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया है तो इसको लिखने की जरूरत है कि हमें, इसको बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें सिर्फ कौन सा घटक रहेगा, इसमें हमारे पास सिर्फ ई लंबवत वाला घटक रहेगा और उसी को हम याद भी करेंगे। और आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि जितनी छड़ नीचे है, जितना छड़ नीचे की तरफ है, अर्ध अनंत में है, उतना ही अर्ध अनंत में ऊपर है। तो दोनों ही एक दूसरे को, इसका विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ आएगा और इसका विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ आएगा, और ये वाला घटक दोनों का ही आपस में एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो वो एकदम 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ तो बात करते हैं हम ई लंबवत की, जो कि हमारा बच रहा है। ठीक है, ये तो बच ही नहीं रहा इसके अंदर, तो हमने ली लंबवत की क्या बात करेंगे, इसमें हम बोलेंगे के लैम्डा बटे डी साइन 90 प्लस साइन 90। हाँ कि ना, कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 2k लैम्डा बटे डी। 2k
लेमडा बटे डी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यह क्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक अनंत छड़, एक समान आवेश घनत्व वाली अनंत छड़ पर अगर किसी बिंदु P पर मुझे पता करना हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो वो 2k लैम्डा बाई डी के बराबर आएगी, 2k लैम्डा बटे डी के बराबर आएगी। और समांतर घटक नहीं होगा, उसका समांतर घटक शून्य होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको हम लिखेंगे E की कुल जो मान होगा वो 2k लैम्डा बटे डी के बराबर होगा। और वो कौन सी दिशा में होगा, वो छड़ के लंबवत दिशा में होगा। हाँ कि ना, ये चीज समझ में आनी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर ऐसा है, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया है, ये चीज हमने समझ ली है कि इसमें जो E की वैल्यू आ रही है वो 2k लैम्डा बाई डी आ रही है और बिल्कुल छड़ के लंबवत दिशा में आ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो एक सवाल हम इसके ऊपर करके देखते हैं कि आगे ये भी हमने पढ़ लिए हैं कि अर्ध अनंत कितना है और अनंत कैसा है। तो इसके ऊपर एक सवाल हम करके देखते हैं अब। चलिए ठीक है, आइए। तो सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि आपके पास दो अर्ध अनंत छड़ हैं, दो अर्ध अनंत छड़ हैं और वो कुछ इस प्रकार रखी हैं। किस प्रकार रखी हैं, देखो भाई, एक छड़ ये है, ठीक है, और दूसरी छड़ आपकी इस प्रकार से। ये अर्धअनंत आपके पास छड़े हैं। आपको बताना है कि कोई बिंदु P इस प्रकार है, बिंदु P इस प्रकार है जो कि इस छड़ से यहां से इसकी जो लंबवत दूरी है वो a है और इसकी भी लंबवत दूरी जो है वो a है। दोनों लंबवत दूरी a पर हैं। तो आपको बताना है कि इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण क्या क्या होगा, दोनों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र क्या क्या होगा। ये a है, ये भी A है, ठीक है, ये बिंदु है हमारा। यहां पे आपको बताना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो बताइए बिल्कुल क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जानते हो कि एक तार का निकालो, दूसरे तार का निकालो, दोनों का सदिश योग कर दो, आसानी से हो जाएगा। और सदिश योग करने का भी हमें, अगर हम पहले से दिशा देख लेते हैं कि क्या किस दिशा में आ रहा है, तो उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं आराम से। चलिए आइए तो देखते हैं। पहले हम इस वाले की बात करते हैं, पीले वाले तार की बात करते हैं, पीले वाली छड़ की बात करते हैं। पीले वाले छड़ की जो घटक आएंगे वो किस तरफ आएंगे, एक तो घटक इस तरफ आएगा, इसको हम बोल देते हैं ये नंबर 1 तार है हमारा, नंबर 1 छड़ है, ठीक है। इसका घटक इधर आएगा जिसको हम बोलते हैं ई लंब 1 या ई एक लंब, पहले तार का लंबवत घटक। हाँ क्या ना, पहले तार का लंबवत घटक। इसका क्या हमारे पास मान आने वाला है, ये होने वाला है k लैम्डा बटे डी। मैं इधर निकाल लेता हूं, k लैम्डा बटे डी ई एक k लैम्डा बटे डी साइन θ1 प्लस θ2। θ2 क्या होगा, यहां पे खड़े हो जाओगे, ऊपर देखोगे कितना 90 डिग्री तक जाओगे, और ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। ये कितना होगा, ये आपका होगा 45 डिग्री, ये होगा यहां से 45 डिग्री, ठीक है। चलो आइए आगे देखें। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, k लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 45 कितना आया, कितना आया, k लैम्डा बाई डी, k लैम्डा बाई डी 1 प्लस 1 बटे रूट 2। हाँ क्या ना, 1 प्लस 1 बटे रूट 2, ये आगे हाँ लिख लो उसको, k लैम्डा बटे डी 1 प्लस 1 बटे रूट 2। समझ में आई ये चीज आपको। अच्छा, अगर इसका हमें निकालना है दूसरा घटक, इसका समांतर घटक निकालना है, तो इस वाली छड़ के समांतर वाला कौन सा घटक होगा, जो कि इसके समांतर घटक कहां पर आएगा, नीचे की तरफ। देखो ऊपर की तरफ जो है इसका भाग ज्यादा है, नीचे भाग कम है, क्योंकि ऊपर अनंत है और नीचे भाग कम है, तो इसका जो घटक आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो कितना आएगा उसको भी देखते हैं हम। उसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको E1 का समांतर घटक। कितना होगा, E1 का समांतर घटक k लैम्डा बटे डी कॉस θ2। कितना हुआ θ2 हमारे पास 45 डिग्री, माइनस कॉस 90, कॉस 90 तो 0 हो जाता है, तो ये कितना आएगा, k लैम्डा बटे डी अंदर 1 बटे रूट 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, k लैम्डा बटे डी 1 बटे रूट 2। हाँ क्या ना, ये चीज समझ में है आपको अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, आप समझते हो बिल्कुल अच्छे से, कि ये जो पिंक कलर से मैंने तार बना रखा है, जो पिंक कलर से छड़ बना रखी है, उसका मुझे निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना आने वाला है, ठीक है। अब साथ साथ कोशिश करो कि आप समझ गए हो क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, साथ साथ कोशिश करते जाओ। तो इसको देखो, ये हमारी जो पिंक वाली छड़ है, इसका जो लंबवत होगा, इसके लंबवत
हम जब बोलते हैं कि लंबवत वाला जो मैं घटक निकाल रहा हूं तो किसके लंबवत होता है, वो छड़ के लंबवत लेते हैं हम, ठीक है, या समांतर लेते हैं तो किसके समांतर, छड़ के समांतर लेते हैं। तो इसके लंबवत कौन सा होगा, इसके लंबवत जो हमारे पास आने वाला है घटक वो इस तरफ आएगा और वो क्या होगा, उसको हम नाम देंगे E2 लंबवत, E2 लंबवत, ठीक है। और इस छड़ के समांतर किधर आएगा, इस तरफ आएगा। ये अपने आप सोचो कैसे आएगा, इस तरफ आएगा, अपने आप सोचो कैसे आएगा। इसको मैं नाम दूंगा E2 समांतर घटक, E2 समांतर घटक। ये पिंक कलर से मैं इसका लिखूंगा पूरा जो निकालने का, इसको कैसे करेंगे हम, E2 परपेंडिकुलर बराबर K लैम्डा बटे D, अंदर क्या आएगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो कितना है साइन थीटा 1, थीटा 1 किधर आएगा, आप इधर लोगे, ये वाला एंगल होगा आपका थीटा 1, यहां से शुरू हो रहा है तो ये भी 45 डिग्री, और थीटा 2 कितना होगा, बिल्कुल अनंत तक देखो कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 45 प्लस साइन 90, हाँ कि ना, ठीक है। अगर ये बात है तो E2 हमारा लंबवत जो आएगा वो कितना आएगा, K लैम्डा बटे D साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके समांतर घटक की, या इसको पहले यहां लिख लो, तो ये कितना होगा K लैम्डा बटे D 1/√2 प्लस 1, ठीक है। और इसके समांतर घटक की बात करें तो K लैम्डा बटे D कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी कि कॉस 90 माइनस कॉस 45 डिग्री, जो कि किसके बराबर आएगा, K लैम्डा बाय D 1/√2। अब आप देखोगे कि माइनस का साइन आ रहा है इसके अंदर, तो माइनस का साइन तो दिशा दर्शा रहा है, वो हमने ऑलरेडी इसकी दिशा मान ली है, उसमें पहले से उसकी दिशा हम ले चुके हैं कि इस तरफ इसकी दिशा है। अगर इसकी इस तरफ दिशा पहले से मान चुके हैं तो हमें सिर्फ मान की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे E2 कितना होगा, E2 पैरेलल कितना आएगा मेरे पास, K लैम्डा बटे D 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब आप देखो कि ये x अक्ष के अनुदिश है, ये और ये प्लस x के अनुदिश है और ये माइनस x के अनुदिश है। तो x अक्ष पे देखेंगे x की तरफ कितना हमारे पास कुल मान आने वाला है विद्युत क्षेत्र का, तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार से कि कितना कुल मान आने वाला है, इसमें से इसको घटा दो, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचेगा, K लैम्डा बटे D, या इसको आप बोलो, इसको लंबवत मत बोलो क्योंकि वो समांतर है, वो एक लंबवत है, तो इसको आप बोलो E1 या EX कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो, K लैम्डा बाय D 1 + 1/√2 माइनस K लैम्डा बाय D 1/√2, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, EX बचेगा मेरे पास K लैम्डा बाय D, K लैम्डा बटे D। इसी तरह बात करें हम किसकी, EY की अगर बात करते हैं तो EY की बात करते हैं तो देखो इधर है K लैम्डा बाय A 1/√2 + 1 और नीचे की तरफ है K लैम्डा बाय D 1/√2, तो ऊपर में से नीचे वाला घटा तो ज्यादा दिख रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, EY K लैम्डा बाय D, ये D की जगह पर A आएगा सब जगह पर, या एक काम करते हैं हम यहां पर इसको D कर लेते हैं तो वहां कंफ्यूजन हट जाएगा, ठीक है, ये D दूरी है। चलो K लैम्डा बाय D 1 + 1/√2 माइनस K लैम्डा बाय D 1/√2, ये फिर से ये कट गया पूरा, एक √2 वाला पूरा टर्म चला गया, यहां से मेरे पास क्या बचा, EY बराबर K लैम्डा बटे D, ठीक है, इतना ही बचा। हमें क्या चाहिए, हमें तो कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको पता करना है। तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार से हमारे पास आया है विद्युत क्षेत्र, किस प्रकार से आया है विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिला है कि इस तरफ है EX और इस तरफ है EY, हाँ क्या ना, तो हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो किधर आएगा, वो इधर आएगा, ठीक है। और उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा √EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, कितना कितना आ जाएगा, K लैम्डा बाय D और K लैम्डा बाय D ये मिलाकर मुझे मिलेगा √2 K लैम्डा बटे D। ये कुल मेरे पास आ गया है विद्युत क्षेत्र इन दोनों अनंत क्षणों की, अर्ध अनंत क्षणों की वजह से, इन दोनों अर्ध अनंत क्षणों की वजह से कितना आ गया है मेरे पास, √2 K लैम्डा बटे D। बहुत मजेदार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको करने में मजा आया।
अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे समझ में आती हैं आपको ये चीजें, तो आप कुछ नहीं, आप बिल्कुल आराम से पता होगा ये इसका ये इधर घटक इधर आएगा, ऐसे घटक इधर आएगा, बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे ऐसे चीजों को। बस आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है प्रैक्टिस की। तो जैसे जैसे मैं सवाल आपको कराता जा रहा हूं उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करो। अब जैसे कि ये सवाल कर लिया हमने, ठीक है, आपने देख लिया एक बार, आप पहले ट्राई भी कर लिया, आपको कहीं आपने देखा कि मैं कहीं अटक सकता हूं इसके अंदर, या नहीं भी अटक सकते तो भी क्या, आप देखोगे अपने आप से बंद करो इस वीडियो को, ठीक है, आप अपने आप से सवाल को लिखो और खुद से करने का फिर से प्रयास करो, खुद से इसको करने की प्रयास करो, और जहां अटक जाओ फिर देखो, और जहां अटके थे उसको लाल कलर से लिखो, रेड पेन से लिखो कि मैं यहां अटका था या अटकी थी, ठीक है, और फिर से उसको प्रयास करोगे तो आपको आप देखोगे कि जो लाल स्याही से आप लिख रहे हो वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। ऐसे ही करा करो आप डेरिवेशन में, जितने भी हम डेरिवेशन करते हैं उन सबको भी आप इसी प्रकार से करा करो। पहले देख लिया करो, अच्छे समझ लिया करो, फिर वीडियो बंद किया करो, अपनी कॉपी में डेरिवेशन करने का प्रयास किया करो, और फिर रेड पेन से लिखा करो जहां जहां अटके हो, जहां जहां आपको वीडियो चलाने की जरूरत पड़ी वहां वहां देखा करो कि कहां आप अटके हो, और फिर देखा करो कि जब मैं दूसरी बार या तीसरी बार उसको कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे कितना रेड पेन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और वो कम होता जाएगा डेफिनेटली, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं हम कि आगे इसके अंदर हम और क्या देख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं हम इसमें। चलो एक सवाल और देखेंगे, इसके अंदर एक सवाल और बनाएंगे हम। अभी आपके पास चार छड़ हैं, चार छड़ हैं आपके पास, कुछ इस प्रकार से रखी हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। अभी तो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इनका जो आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा लैम्डा है, चारों का लैम्डा है, तो इनका जो मध्य बिंदु है उसके ऊपर कितनी तीव्रता होगी, कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, ये बता दो। बता पाओगे क्या? जल्दी से बता दो कितनी होगी, कितनी होगी। देखो इसकी वजह से एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, इसकी वजह से एक इधर आएगा, और एक इसकी वजह से इधर आएगा। जो समांतर घटक है वो तो आएंगे नहीं, वो कट जाएंगे, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बराबर है। एक इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, और इसकी वजह से ऊपर आएगा, तो आपस में एक दूसरे को शून्य काट देंगे, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये वही बात हो गई, हमने चार जो आवेश लिए हैं, अगर चार कोनों पर रख दिया तो उसमें बीच में के अंदर बिंदु क्षेत्र मध्य बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र आता है? वो शून्य आ जाता है, ठीक है, वैसी कुछ बात हो गई है। चलो ये तो बच्चों वाला खेल था। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इसको ले लेते हैं हम लैम्डा, इसको भी ले लेते हैं हम लैम्डा, इसको लेते हैं माइनस लैम्डा, और इसको ले लेते हैं माइनस लैम्डा, ठीक है। हमने क्या किया? थोड़ा परिवर्तन किया, लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा इसको कर दिया। अब आपसे पूछा वही गया है कि मध्य बिंदु पर, जो बिल्कुल इनका मध्य बिंदु है उसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है, ये आपको बताना है। आप चलो कैसे बताओगे, आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है इसके अंदर, करना कुछ नहीं है, आपको पहले से जो किया था वही करना है। हम देखते हैं सबसे पहले ये वाला छड़ हम देखते हैं। देखो ये दूरी आप बता सकते हो कि अगर हमें स्क्वायर की दूरी, ये जो वर्ग है इसकी दूरी मान लेते हैं हम, कितनी है? a या d मान लेते हैं, क्योंकि हम बार बार d लिखते हैं तो उसको d ले लेते हैं, है ना। ये हमने ले ली, कितनी है? d, हाँ क्या ना। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? d/2। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? d/2, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, कुछ बड़ी बात है उसके अंदर। ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, 45 डिग्री का आपको एंगल मिल गया। अगर 45 डिग्री का एंगल मिल गया तो बस अब तो फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। अच्छा 45 डिग्री एंगल है, क्योंकि एंगल बराबर है, ऊपर भी जितनी छड़ ऊपर है उतनी छड़ नीचे है, तो समांतर वाला जो इसका घटक है वो तो शून्य हो जाना है, उसके अंदर तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। कौन सा घटक आएगा? सिर्फ लंबवत घटक आएगा, और उसकी दिशा किधर होगी? उसकी दिशा आपको बतानी पड़ेगी। उसकी दिशा होगी इससे दूर, क्योंकि ये लैम्डा है, धनात्मक आवेश है, इसलिए इससे दूर इसकी जो दिशा होगी वो ई की दिशा इससे दूर की तरफ होगी। चलो इसकी बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको हम नाम दे देते हैं क्या? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर छड़ है, ये 3 नंबर छड़ है, और ऊपर वाली 4 नंबर छड़ है। 4 नंबर छड़ है हमारी। किस कलर से लिखा है मैंने? ऑरेंज से। चलो ये हो गया 1 2 3 और 4। एक की बात कर रहे थे हम, तो एक की वजह से जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा? ई 1 का लंबवत, या पैरेलल तो है ही नहीं क्योंकि समांतर है नहीं, तो मैं सिर्फ E1 लिख दूं क्या? इसको सिर्फ मैं इसको E1 लिख देता हूं, उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला। तो K लैम्डा बटे D कितना आएगा? साइन 45 प्लस साइन 45, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी कि साइन 45 प्लस
साइन 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, यानी कि ऊपर कितना आ गया √2। कितना आया मेरे पास √2 k लेमडा बटे डी। ठीक है, समझ में आई ये बात करते हैं छड़ नंबर 2 की। छड़ नंबर 2 की बात करते हैं, पहले हम 4 की बात करते हैं। पहले हम 4 की चर्चा करते हैं कि 4 के क्या होगा। तो अगर हम E4 देखें तो E4 की वजह से, 4 की वजह से किधर आएगा, इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। उसकी क्या क्या मान होगा उसका, k लेमडा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45। ये देखो यहां पर 45 डिग्री एंगल, यहां पर 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा इसके अंदर। तो ये भी कितना हो जाएगा √2 k लेमडा बाय डी, √2 k लेमडा बाय डी। हाँ के ना, समझ में आई ये बात। अच्छा, चलो अब बात करते हैं हम दूसरी छड़ की। अब दूसरी छड़ की बात करते हैं हम। तो दूसरी छड़ के अंदर ये देखो, ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45। ठीक है, अब दिशा की बात करनी पड़ेगी, इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक घनत्व है। ठीक है, ये ऋणात्मक आवेश घनत्व है, तो ये अपनी तरफ, इसकी तरफ ही विद्युत क्षेत्र की इसकी जो दिशा है वो आएगी। तो इस तरफ इसकी दिशा आएगी, यानी कि बिल्कुल ऑरेंज के साथ ही इसकी तरफ इसकी दिशा आएगी। ठीक है, तो वो कितना होगा, वो भी आएगा, तो कितना √2 k लेमडा बाय डी। ठीक है, अब बात करते हैं E4 की। E3 की बात करते हैं। E3 की बात करें तो हमने E3 में क्या लिखा है, E3 बराबर √2 k लेमडा बाय डी ही आएगा। ये आपको अपने आप निकालना है, ये आपको अपने आप समझना है किस प्रकार से आ रहा है। और दिशा की बात करें, दिशा किस तरफ होगी, क्योंकि ये एक ऋणात्मक आवेश घनत्व है, ये अपनी तरफ इसकी दिशा देगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी अपनी तरफ आएगी। तो हमारे पास 4 हो गए, हमारे पास 4 हो गए विद्युत क्षेत्र E1, E2, E3 और E4। अब 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं। इन दोनों को जोड़कर क्या मिलने वाला है मेरे पास, E1 और E3 को जोड़ने को क्या मिलने वाला है, √2 k लेमडा बाई डी प्लस √2 k लेमडा बाई डी। तो यहां क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगा 2√2 k लेमडा बाई डी। कितना मिलेगा, 2√2 k लेमडा बाय डी। और यहां पर भी क्या मिलेगा, 2√2 k लेमडा बाय डी। यहां पे किस किस को जोड़ा हमने, पिंक और येलो, येलो यानी कि E1 और E3 को, और यहां पे E2 और E4 को जोड़ा हमने। तो दो तरफ हमें क्या मिल गया, 2√2 k लेमडा बाई डी और 2√2 k लेमडा बाई डी, 2√2 k लेमडा बाई डी और 2√2 k लेमडा बाई डी। ठीक है, इनका जो योग आएगा वो कहां आएगा, बिल्कुल इनके बीच में, बिल्कुल इनके बीच में, जिसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं। ये पुराना है ना, ये तो पुराना है, इसको हटा दो। चलो, पूरा ही हटा दो इसको। तो हमें बेसिकली मिला क्या है, हमें यह मिला है कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो किस प्रकार आ रहा है, इधर और इधर। इधर आ रहा है E1 प्लस E3 और इधर आ रहा है E2 प्लस E4। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 2√2 k लेमडा बटे डी, और इधर कितना हो रहा है, 2√2 k लेमडा बटे डी। ठीक है, तो इनका जो कुल क्षेत्र आएगा, वो जिनका योग होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2√2 k लेमडा बटे डी का स्क्वायर प्लस 2√2 k लेमडा बटे डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कुल आ जाएगा 8 k लेमडा बटे डी, करके देखना अपने आप खुद से। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी, 4 ऐसी छड़ हमने रखी जो कि बिल्कुल वर्ग के रूप में रखी है, और उनकी वजह से जो घनत्व थे उसके हिसाब से कितना कितना हमारे पास विद्युत क्षेत्र आने वाला है, ये हमने निकालना सीखा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे हम इसको, वर्ग के रूप में लेंगे। थोड़ा सा इसमें हमें घनत्व बदलना है, तो घनत्व बदलने के बाद देखो क्या होता है। अगर घनत्व बदल देते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे उसको, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, ऐसा सा ही है, खुद से करना है आपको, बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे इसको अब, है ना। चलो, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम ले सकते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसको आप ले लो लेमडा, इसको आप ले लो 2 लेमडा, इसको आप ले लो 4 लेमडा, और इसको ले लो -3 लेमडा। ठीक है, ये इनका आवेशीय घनत्व है। ठीक है,
रेखीय आवेश घनत्व है इनका। तो आपको बताना है कि मध्य बिंदु जो है उसके ऊपर कितना आपका विद्युत क्षेत्र आने वाला है, ये आपको पता करना है। तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। आप बोल सकते हो कि इनका जो समांतर घटक है वो तो शून्य आने वाला है, तो उसको हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें टेंशन किसकी लेनी है? हमें टेंशन लेनी है इनके लंबवत घटक की। तो इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें, तो इसकी वजह से जो आएगी वो आएगी विद्युत क्षेत्र इस तरफ, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम 1, इसको नाम दे देते हैं हम 2, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। ठीक है, 1 2 3 4। E1 कितना होगा हमारे पास? E1 जो आएगा वो कितना होगा? k लैम्डा बटे डी साइन 45 प्लस साइन 45, तो कितना हो जाता? √2k लैम्डा बटे डी, √2k लैम्डा बटे डी। ठीक है, अब ये किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्या ये x के अनुदिश है? तो आप इसको क्या लिखो? आप लिखो इसको i कैप, यहीं पे लिख दो इसका क्या? i कैप। तो E1 कितना आ गया हमारे पास? √2k लैम्डा बाई डी i कैप। बात करते हैं हम 2 नंबर की। तो 2 नंबर छड़की की बात करें तो इसका जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आएगा मध्य बिंदु पर, वो कुछ इस तरफ आएगा और वो कितना हो जाएगा? √2k लैम्डा की जगह अब क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा बटे डी, और इसकी दिशा क्या होगी? माइनस आई कैप। क्या होगी? माइनस आई कैप। ठीक है, इसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। तो 3 की किधर आएगी? अपनी तरफ। ठीक है, क्योंकि वो ऋणात्मक आवेश घनत्व है, तो अपनी खुद की तरफ आएगी उसकी, कुछ इतना, हाँ कि ना। और वो कितना होगा? √2k लैम्डा बटे डी। ये √2 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा ना? साइन 45 प्लस साइन 45 कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो 2 बटे √2 और वो √2 बच जाता है। ठीक है, और ये कितना आएगा? क्योंकि ऊपर की तरफ है तो उसको हमने क्या लिखा? यहां हमने कुछ गड़बड़ कर दी। लैम्डा की जगह पे क्या आएगा? यहां पर 3 लैम्डा। यहां पे लैम्डा की जगह पर क्या आएगा? 3 लैम्डा, और ऊपर की तरफ जे कैप। ठीक है, इसकी बात करोगे तो इसका भी ऊपर की तरफ ही आएगा, इसका विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की तरफ ही आएगा, और वो इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, और कितना होगा? उसका मान कितना होगा? √2k लैम्डा बटे डी, लैम्डा की जगह पर 4 लैम्डा, और ऊपर की तरफ है तो जे कैप, जे कैप। ठीक है, अब आपको आई मिल गया है, जे मिल गया है, आई में घटक मिल गए हैं, जे में घटक मिल गए हैं, कुछ नहीं करना आपको, जोड़ना है अब। तो E1 E2 E3 E4 का आप सदिश योग करोगे। सदिश योग करोगे तो कितना आएगा? √2k लैम्डा बटे डी आई कैप। यहां देखो माइनस है तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, 2√2k लैम्डा माइनस 2√2k लैम्डा बाय डी आई कैप, प्लस जे में देखो तो 3√2k लैम्डा, 3√2k लैम्डा बाय डी जे कैप प्लस 4√2k लैम्डा बाय जी जे कैप। तो ये कितना हो गया? 4 और 3 7, तो 7√2k लैम्डा बाय डी जे कैप, 7√2k लैम्डा बाय डी जे कैप। लिख लो, एक तो लिख लेते हैं, 3√2k लैम्डा बाय डी जे कैप प्लस 4√2k लैम्डा बटे डी जे कैप। हाँ कि ना? ये हमें क्या मिला यहां से जवाब? हमारे पास जवाब आया यहां से, ये मिला -√2k लैम्डा बाय डी आई कैप प्लस 7√2k लैम्डा बाय डी जे कैप। अगर इसका मान निकालना चाहते हो तो आई और जे घटक के रूप में आपके पास है, आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हो। उसके अंदर कोई कष्ट वाली बात आपके अंदर आपको इसमें होनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये हम जहां हमने किसकी चर्चा की? यहां हमने चर्चा की एक ऐसी छड़ की जो कि एक समान रूप से आवेश घनत्व रखती है। उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना होगा, कैसे निकालेंगे उसको, हमने किस प्रकार से समाकलन करके उसका विद्युत क्षेत्र पता किया, और हमने देखा कि कैसे कैसे कहां कहां किस बिंदु पर थीटा पे वो फॉर्मूला आ रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आया हमारे पास k लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो कि लंबवत हमारा घटक निकाल रहा है, और पैरेलल आया k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये यहां तक हमने छड़ की बात की है, लेकिन छड़ी सिर्फ एक आकार नहीं है हमारे पास और आकार भी हैं। तो हम अभी चलते हैं और आकारों पे चर्चा करते हैं, और देखते हैं हम और किस आकार के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और उसकी वजह से कितना, कहां पर, कैसे, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब छोड़ो छड़ की बातें, छड़ की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम वृत्ताकार वलय की कहानी। ठीक है,
वृत्ताकार वलय की बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वृत्ताकार वलय है तो किन बिंदुओं पर कितना कितना विद्युत क्षेत्र हो सकता है। उसको करने से पहले हम थोड़ी छोटी बात की चर्चा कर लेते हैं कि एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। ये वलय है मेरे पास, वृत्ताकार वलय है, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि इसका त्रिज्या जो इसकी जो त्रिज्या है वो r है और इसके ऊपर जो आवेश है वो q है, इसके ऊपर जो कुल आवेश है वो q है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि रेखीय आवेश घनत्व होगा या पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, इसके ऊपर ये चीज बताओ आप। वलय है, ठीक है, चकती नहीं है। अगर इसके ऊपर वृत्ताकार वलय है तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो इसके 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 बिल्कुल जो इसकी पेरीफेरी है इसके ऊपर होगा, ठीक है। इसके अंदर कहीं पर भी आवेश नहीं आएगा, इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर आवेश होगा। तो ये किस प्रकार का आवेश हुआ? ये रेखीय आवेश घनत्व हुआ। अब रेखीय आवेश में उसमें है कि उसमें रेखा की बात हो रही है तो रेखीय, उसमें एक रेखा होनी चाहिए, कोई सीधी चीज ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक आपके पास वक्र भी हो सकता है, किसी तरह का आकार भी हो सकता है, जैसे कि ये वलय है, और भी चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम सीधी ही हो, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है घनत्व होगा कितना, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि जो इसका जो लैम्डा होगा वो Q/2πr के बराबर आएगा, Q/2πr के बराबर आएगा। ऐसा क्यों आया ये सोचो कि Q तो कुल आवेश है इसके ऊपर, ये 2πr क्या है? ये 2πr क्या है आप जानते हो कि इस वलय की परिधि है, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा आवेश ही इस परिधि पर रहने वाला है, अंदर कोई आवेश आने नहीं वाला, तो हमें सिर्फ परिधि की टेंशन लेनी है, हमें और किसी की टेंशन लेनी ही नहीं है। हमें पता है कि ये 2πr इस परिधि में ये चार्ज वितरित है, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि लैम्डा जो है इसका वो Q/2πr के बराबर आएगा। ये आपको चीज हमेशा पता होनी चाहिए, आपको हमेशा याद होनी चाहिए, आपको हमेशा अपने मन में, अपने मस्तिष्क में इसको रखना है, ठीक है। चलो, ये बात हुई हमारे किसकी? ये बात हुई हमारी आवेश घनत्व की। चलो, ये छोटी सी बात थी। तो अब चर्चा करते हैं हम अच्छी वाली कि हमें क्या देखना है इसके अंदर, ठीक है। आर त्रिज्या के हमारे पास वलय है जिसके ऊपर Q आवेश है। आपको बताना है कि इसका जो बिंदु है, इसका जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, उस केंद्र के ऊपर कितना E होगा, कितना E आएगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा। क्या बता सकते हो क्या आप मुझे कि इसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है? बता सकते हो क्या? बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप बता पाओगे कि अगर मैं मान लूं कि इसका एक छोटा सा भाग ये है और एक छोटा सा भाग ये है, तो इसकी वजह से, इस छोटे से भाग की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इसकी वजह से आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। वो एक दूसरे को आपस में काट देंगे तो वो शून्य हो जाएगा। ऐसे हर भाग के लिए एक दूसरा भाग होगा, एक दूसरा प्रतिभागी होगा जो कि उसके विद्युत क्षेत्र को काट देगा, और ऐसे इसका जो बिल्कुल मूल बिंदु पर, केंद्र बिंदु पर जो इसका विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो कितना आने वाला है? वो शून्य आने वाला है। कितना आने वाला है? वो शून्य आने वाला है। अगर हम मूल बिंदु की बात या केंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं तो, केंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलो, अब मैंने बोला कि एक दूसरे को काट देते हैं ये, इसलिए शून्य हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? हम थोड़ी सी इसके अंदर जगह छोड़ देते हैं, ऐसे, ठीक है। इतना मैंने यहां पे इसका हिस्सा निकाल दिया है और इसकी लंबाई बोल दी है आपको। इसकी लंबाई जो है वो L है, मतलब L लंबाई का हमने हिस्सा यहां से निकाल दिया है। और आपको पूछा है कि अब इसके बिंदु पर, इसके जो केंद्र बिंदु है वहां पर कितना अब इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता आने वाली है। अब आप जानते हो कि कुछ हिस्सा ऐसा बचेगा, कुछ हिस्सा ऐसा बचेगा जो कि विद्युत क्षेत्र काट नहीं पाएगा। जैसे कि इसको इस प्रकार देखो, तो थोड़ा बड़ा बन गया है, इस तरफ भी उतना ही आएगा। पास पास कर देते हैं इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये L लंबाई जो है, इतनी जो लंबाई है, इसका विद्युत क्षेत्र काटने के लिए कोई हिस्सा दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। अगर दूसरी तरफ हिस्सा मौजूद नहीं है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो नहीं कटेगा, और कुछ विद्युत क्षेत्र का मान इस तरफ आएगा, कुछ विद्युत क्षेत्र का मान इस तरफ आएगा। आपको बताना है कि वो विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है। और ये जो हमने L लंबाई ली है, बहुत छोटी सी लंबाई ली है, बहुत छोटी सी दूरी हमने मान के इसको कर रहे हैं, ठीक। इतना, वो जो हम DL लंबाई लेते हैं ना, उतना ही छोटा सा हमने इसको लिया है। चलो, तो इसको कैसे करेंगे? आपको मान लो, आपने बोला कि ये जो L है ना, इसके अंदर जो चार्ज है, जो आवेश है वो dq है, या बोल देते हैं कि q डैश है। dq मत बोलो, अभी कितना बोलते हैं हम? q डैश है
हमने बोला इसके अंदर जो आवेश है वो Q डैश है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इस Q डैश की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि Q डैश जो होगा इसका आवेश घनत्व और जितनी लंबाई में हमें चार्ज चाहिए, जितनी लंबाई में हमें आवेश चाहिए, उससे उसको गुणा कर देंगे तो Q डैश जो आएगा वो Q बटे 2 पाई R गुणा L के बराबर आएगा। ठीक है, अभी हमने देखा लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, Q बटे 2 पाई R। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो कितना आने वाला है, K Q डैश बटे इसकी त्रिज्या अगर R है तो R स्क्वायर इतना आएगा। क्योंकि बहुत छोटा सा हमने लिया है तो उसको बिंदुवत हम मान सकते हैं, बहुत छोटा सा हमने हिस्सा लिया है तो हमने बिंदुवत मान के उसको कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, K Q डैश की जगह क्या लिखूं, Q बटे 2 पाई R L और नीचे R स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं E की वैल्यू कितनी आएगी मुझे, के क्यू एल बटे 2 पाई R का क्यूब। ये मिल गया मुझे इसका विद्युत क्षेत्र, अगर छोटा सा हिस्सा मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। और अगर कोई भी हिस्सा नहीं निकालना है तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, बिल्कुल केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं और काम की चर्चा। टॉपिक आप डालो, वृत्ताकार वलय द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार वलय द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अब हमने देखा केंद्र बिंदु पर तो 0 है, तो हमने केंद्र बिंदु से उसको हटा दिया। ठीक है, और हमने बोला कि कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से जो वलय है, जो वृत्ताकार वलय है, उसको हमने रखा है। ठीक है, और इसके केंद्र से निकलती हुई एक रेखा पर हमने एक बिंदु लिया है, ये, और हमने बोला है कि इसके केंद्र से ये x दूरी पर है और इसकी जो त्रिज्या है वो r है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, ये हमको पता चल गई है कहानी। अब आपको पूछा है कि इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है। तो हम क्या करें, क्योंकि एक सतत आकार है, अगर सतत आकार होता है तो हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। हम समाकलन का प्रयोग करने के लिए एक छोटा इसका भाग मान लेंगे। उस छोटे से भाग की वजह से हम देखेंगे कि इस वाले बिंदु, इस P को अगर मैं बोलता हूं कि ये P बिंदु है, तो इस बिंदु P पर कितना हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ रहा है, और हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे भागों को मानकर समाकलन करके बता देंगे कि कुल विद्युत क्षेत्र यहां पर कितना आने वाला है। तो हम मानते हैं कि यहां पर इस जगह पर एक छोटा सा हमने भाग लिया है, जिसको हमने बोला है dl। क्या बोला है, dl। और इस dl की वजह से अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र आने वाला है, तो ये आप विद्युत क्षेत्र बोलोगे कि वो इस तरफ आएगा, और वो छोटा सा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो dE के बराबर होगा। वो छोटा सा विद्युत क्षेत्र जो इस छोटे से भाग की वजह से आ रहा है वो dE के बराबर होगा। जो dE के बराबर विद्युत क्षेत्र है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको मान लेता हूं मैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। चलो इस डीएल की चर्चा करते हैं। इस डीएल के बारे क्या चर्चा कर सकते हैं हम जानते हैं कि वृत्ताकार वलय जो हमने लिया है ये एक समान आवेश घनत्व वाला है। ठीक है, इसमें एक समान आवेश घनत्व, समान तरीके से आवेश हर जगह पर वितरित हुआ है। ठीक है, चलो तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इस डीएल पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं, कितना चार्ज है, कितना आवेश है इस डीएल के ऊपर। इस डीएल के ऊपर जो आवेश है वो है डी क्यू। कितना है, डी क्यू। तो इस डी क्यू की अगर मुझे पता करना हो कि इस डी क्यू के मान क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इस डी क्यू का मान कैसे आएगा, डी क्यू बटे डीएल जो होगा वो लैम्डा के बराबर होगा, और वो क्यू बटे 2 पाई आर के बराबर आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इसको, तो यहां से मुझे डी क्यू कितना मिल जाएगा, मुझे डी क्यू मिल जाएगा क्यू बटे 2 पाई आर इंटू डीएल। ये मेरे पास काम की चीज एक मिल गई है। ठीक है, ये थीटा। अब यहां पर आते हैं वापस हमें थीटा पे। आप देखोगे कि इस डीई के दो घटक होंगे, इस डीई के दो घटक होंगे। एक घटक इस तरफ होगा, कौन सा, डीई कॉस थीटा, और एक इस तरफ आएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो कि ऐसा ही एक नीचे भी एक हिस्सा होगा, एक छोटा सा हिस्सा एक नीचे भी होगा, उसकी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस तरफ आएगा,
उसका विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, और वो विद्युत क्षेत्र इसके डी साइन थीटा के घटक को काट देगा, इस डी साइन थीटा के घटक को काट देगा। तो ये डी साइन थीटा का जो घटक है हमारे पास, इसका कोई हमारे पास मतलब नहीं रह जाता, तो हम इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, डी कॉस थीटा, और हम डी कॉस थीटा को ही काम में लेकर इसका पूर्ण हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र हम निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको बनाना भी चाहो तो उसको बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने उसको हटा दिया है। तो हम बोलेंगे कि जो डीई है मेरे पास, जो डीई है वो किसके बराबर आएगा, मेरे पास जो डीई आएगा वो किसके बराबर आएगा, देखिए किसके बराबर आएगा, के यहां पर आपका क्या है, डी क्यू बटे किसका स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर, ये जो दूरी है इस बिंदु से उसका स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको बहुत छोटा माना है, तो बहुत छोटा मानने के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक बिंदुवत क्षेत्र की तरह इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, के डी क्यू बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा के डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ के ना, ये डी की वैल्यू मिली मुझे, ये डी का मान मिला मुझे, लेकिन मुझे चाहिए डी कॉस थीटा का मान। और क्योंकि वो मुझे क्यों चाहिए, मैं क्योंकि मैंने बोला है कि ई जो है वो डी कॉस थीटा के मान के समाकलन के बराबर आएगा, डी कॉस थीटा के मान के समाकलन के बराबर आएगा, क्योंकि डी साइन थीटा एक ऐसा घटक है जो नीचे ऊपर वाले घटकों की वजह से आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डी कॉस थीटा के। अगर डी कॉस थीटा हम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, डी को लिख देते हैं हम क्या, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा में क्या आएगा, देखो यहां से देखो कॉस थीटा क्या निकल सकता है, ये थीटा है, ये एक्स है, ये आर है, और ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कॉस थीटा क्या निकलेगा, एक्स बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना, ये आपको मिल गया, यहां से ये मिल गई हमें चीज डी कॉस थीटा जो हमने लिख दिया है। इसको हम थोड़ा सा और आसान करते हैं, या कहते हैं कि हम डी क्यूब की इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, डी क्यूब की वैल्यू रख देते हैं, हमें क्या मिलेगा, ई बराबर, देखो के तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक्स भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक्स कांस्टेंट है ना, ये दूरी तो कांस्टेंट है, एक्स तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है एल, एल 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 बदल रहा है बार बार, एक्स तो उतना ही है। चलो तो क्या मिलेगा हमारे पास, के एक्स बटे रूट आर स्क्वायर प्लस, गलत लिख दिया, के एक्स, ये बाहर आ गया हमारे पास के और एक्स, और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से एक और यहां से आधा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अंदर क्या बचेगा, डी क्यू, अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। तो डी क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्यू बटे 2 आर, क्यू बटे 2 आर dl, q बटे 2 आर dl। अब ये q और 2 आर भी ये भी एक नियत है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या होगा, k q x बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 आर। ठीक है, ये हमें मिल गया। और अंदर क्या मिला मुझे, अंदर मिला dl, अंदर मिला क्या, dl। अब मुझे इस dl को देखना है कि कहां से कहां तक बदल रहा है, कहां से कहां तक बदल रहा है। तो एक पूरा चक्कर लगाना, एक इस वलय का पूरा चक्कर लगाना, कहां से कहां तक चक्कर लगाएंगे, हम जीरो शुरू करेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पूरी परिधि कवर करेंगे उसकी। तो पूरी परिधि पर चलेंगे तो कितना होता है परिधि, परिधि होता है 2 आर। तो जीरो से लेकर हम 2 आर तक हमें चलना पड़ेगा पूरा वलय कवर करने के लिए, पूरे वलय को लिखने के लिए। तो ई कितना आएगा मेरे पास, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 2 आर, और इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा एल के बराबर, और लिमिट रखूंगा तो यहां पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आर, ये 2 आर से 2 आर कट जाएगा। जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा इस वलय की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, वो आएगा ई बराबर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, जो कि आपको बिल्कुल मन से, मस्तिष्क से, दिमाग में बिठा लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है कि आपको कोई कभी भी किसी समय अगर पूछता है कि किसी वलय की वजह से किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो आप बोलोगे के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
तो ठीक है, ये अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, फिलहाल आपकी जीवन में सबसे जरूरी चीज अगर किसी को कह सकते हो आप तो वो ये है। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया है तो हम इसके ऊपर और कुछ ऑपरेशन करेंगे, हम इसका और कुछ इसके अंदर कुछ और चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसमें। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि ये जो x अगर शून्य हो, अगर x शून्य हो, ये मैं सब मैं हटा देता हूं, तो जो वलय का केंद्र आ जाएगा, मुझे अगर x शून्य होगा तो वलय का केंद्र आ जाएगा, तो इस केंद्र पर कितनी विद्युत क्षेत्र आ रहा है, वो कितना आ रहा है, शून्य। आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या रखोगे, क्या रखोगे, जीरो। जीरो रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र जीरो मिल जाएगा। तो वही तो हमने पहले पढ़ा था, वो एक दूसरे को सब काट दे रहे थे जो हमने शुरू में चर्चा की थी, तो हमारे पास क्या मिल गया था, जीरो मिल गया था। तो इस फॉर्मूले से भी वो जीरो आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा जो हमने बोला था वो सही बोला था, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, x बराबर जीरो पर जो हमारे पास E आया था वो कितना आया था, शून्य आया था। अगर x बराबर अनंत पे हम चले जाएं, अनंत पे कितना हो जाता है, अनंत पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा क्या। आप सोचो किसी चुंबक से आप अनंत दूरी पर चले जाओ तो आपको उसका कितना क्षेत्र आपको उसका कितना क्षेत्र महसूस होगा, कितना क्षेत्र अनुभव कर पाओगे, क्या उसका कोई क्षेत्र आप अनुभव कर सकते हो क्या अनंत दूरी पर, तो आप कहोगे नहीं। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र की बात करोगे, अनंत पे आप चले जाओगे तो किसी का विद्युत क्षेत्र आप अनुभव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो विद्युत क्षेत्र की वहां पर क्या मान होगा, वहां पर मान होगा विद्युत क्षेत्र का शून्य। तो एक्स पे भी शून्य और अनंत पे भी शून्य है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो E है, जो विद्युत क्षेत्र है, उसका मान कहीं ना कहीं बीच में बढ़ा होगा और फिर घटा होगा। सही बोल रहा हूं क्या, इसका मान बीच में कहीं बढ़ा होगा और फिर घटा होगा। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है, अगर यह सिद्ध हो रहा है इससे, तो कहां पर मान सबसे अधिकतम हुआ होगा, यह पता करना क्या हमें करना चाहिए पता, क्या यह पता करना हमारे लिए आवश्यक चीज है कि इसका मान सबसे अधिकतम सबसे ज्यादा कहां पर हुआ होगा। तो आइए वो पता करते हैं। उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पता करने के लिए हम बोलेंगे कि इसका जो मान है किस बिंदु पर सबसे अधिकतम हो, उसके लिए हम बोल देते हैं डी बाई डी एक्स बराबर जो हो वो शून्य हो, डी बाई डी एक्स जो बराबर हो जो हो वो शून्य हो। ये क्यों किया हमने, आपको पता होना चाहिए कि हम जब किसी का भी अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम मान उसका निकालने का प्रयास करते हैं तो हम अवकलन का इस्तेमाल करते हैं और हम इसको अवकलित करके शून्य के बराबर कर देते हैं। तो हम यहां पर भी यही करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, डी बाई डी एक्स किसका, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इसको शून्य के बराबर हम कर देंगे। अब ये के क्यू तो एक नियत है, ठीक है, और x के हमने x के सापेक्ष इसको अवकलित करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स क्यों लिखेंगे बार बार, के क्यू को हमने बिल्कुल उधर ले गए और जीरो कर दिया, हमें बस ये बचा, बस x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसको अवकलित करोगे तो x को करोगे तो ऊपर आएगा 1, नीचे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस इसको करोगे तो ये तो x तो ऊपर है ही, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 5/2 और 2x, ये बराबर आएगा शून्य के। ठीक है, हमारे पास क्या मिल जाएगा यहां से, इसको भी हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलने वाला है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, जहां तक मेरा हिसाब है हमें यह मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3/2, यहां पर माइनस आएगा मेरे पास क्योंकि ये माइनस था तो यहां माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी कि 3x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा कहीं पर, ये 2 से 2 कटा है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रही है आज। ठीक है, ये क्या मिलेगा मुझे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप ले जाओगे तो 2x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस r/√2, r/√2। इतना मेरे पास x मिल गया है मुझे इस
x के इस मान पर, x के इस मान पर या तो अधिकतम वैल्यू होगी या तो अधिकतम मान होगा या न्यूनतम मान होगा। प्लस आर बटे रूट टू पे अधिकतम मान आएगा और माइनस आर बटे रूट टू पे न्यूनतम मान आएगा। न्यूनतम हम इसको बोल रहे हैं गणित के रूप में, वो न्यूनतम मान नहीं है, वो उल्टी दिशा में अधिकतम मान है। उसको हम क्या बोलेंगे? उल्टी दिशा में अधिकतम मान है। तो अगर मैं इस वलय को बनाऊं, इस प्रकार से इस वलय को बनाऊं कि मैं देखना चाहता हूं कि दोनों तरफ इसका विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है और किस प्रकार से वो बदल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं बोलूंगा कि ये x अक्ष और y अक्ष अगर मेरे पास है, ये x अक्ष और y अक्ष है, और y अक्ष पे मैंने, y अक्ष पे कुछ इस प्रकार से मैंने वलय को रखा है, और ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा x अक्ष है। मैं बोलता हूं कि इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ, ये मैंने प्लस लेमडा लिया है, मतलब धनात्मक आवेश के मैंने ये वाले लिया है। तो इसका जो x जो विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा वो उधर होगा, और इस तरफ होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि प्लस x में होगा, इधर माइनस x में होगा। तो माइनस में वैल्यू आएगी तो हम उसको बोल सकते हैं, हम इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? हम इस प्रकार उसको ग्राफीय विधि में दिखाएंगे कि ये इस तरफ ऐसे बढ़ेगा और यहां जाएगा, और यहां से भी इस तरफ ऐसे बढ़ेगा और फिर इधर आएगा। ठीक है, और जो अधिकतम मान जहां लेगा वो कौन सा होगा? वो बिंदु क्या होगा? आर बटे रूट टू इधर और माइनस आर बटे रूट टू इधर। यहां पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है उसका अधिकतम मान आएगा, उसका अधिकतम मान होगा, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान इन बिंदुओं पर मुझे मिलने वाला है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है, ग्राफ आपको समझ में आया है। वलय से हम जितनी दूर चलते जाएंगे उसमें किस प्रकार से बदलाव आएगा विद्युत क्षेत्र में, इस प्रकार से होगा। पहले बढ़ेगा आर बटे रूट दो तक सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद घटना शुरू होगा और अनंत पे जाके शून्य हो जाएगा। इसी तरह इधर की बात करते हैं तो क्योंकि दिशा इधर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, इस प्रकार माइनस एक्स की तरफ दिशा हो जाएगी, तो माइनस में उसकी वैल्यू आएगी। तो नीचे की तरफ हमने बनाया है, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा तो माइनस आर बाय रूट तक बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा कौन सी दिशा में? उल्टी दिशा में बढ़ेगा। उसके बाद फिर घटना शुरू होगा, उल्टी दिशा में घटना शुरू होगा और वो शून्य के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इसके ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे हम और इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं? वलय के विद्युत क्षेत्र के ऊपर हम सवाल करेंगे आगे, और आगे हम और आकारों की चर्चा करेंगे, किन आकार की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होता है और कैसे कैसे हम उनको निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।